हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लॉ, जिसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड लॉ। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, रूल भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ और बाएं हाथ का नियम, और दूसरा फैराडे का नियम, और नेक्स्ट वन लेंज का नियम। हमने क्या आज पढ़ना है, मैं टॉपिक लिख देता हूँ जल्दी से। फ्लेमिंग रूल है जो कि दो हैं, एक आपका लेफ्ट है, लेफ्ट, और दूसरा राइट है। ठीक है, पहला टॉपिक आज की क्लास में हमने ये पढ़ना है। दूसरा टॉपिक दोस्तों फैराडे लॉ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फैराडे लॉ पढ़ना है, जिसमें कितने लॉ हैं? दो हैं। एक आपका फर्स्ट लॉ है और दूसरा सेकंड लॉ है। ठीक है, ये और थर्ड वन क्या है आपका, जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है? लेंज लॉ है। क्या है? लेंज लॉ है। इतनी तीन चीजें पढ़नी है हमको। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, बस आपको काम की चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या कर देता हूँ दोस्तों, फ्लेमिंग्स लॉ कर देता हूँ, फ्लेमिंग्स रूल कर देता हूँ। तो हमने क्या बताया, फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, और उन्होंने अपने दो रूल दिए। ठीक है, उन्होंने अपने दो रूल दिए। पहला रूल है फ्लेमिंग्स फर्स्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हिंदी में बोल सकते हो आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, कैसा नियम? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ भी नहीं है, बस सीधी सी बात है, आपको ये समझना है। एन से एस, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस है ये। ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक लाइंस है, जिसको आप बोलते हो चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो कहाँ से लाइन जा रही है? एन से एस की तरफ जा रही है। इन्होंने बताया अपना बायां हाथ उठाओ, तीन फिंगर। ठीक है, एक तो अंगूठा, फर्स्ट फिंगर, और मिडल सेकंड फिंगर, है ना, जिसको आप मध्यमा बोलते हो, तर्जनी और अंगूठा। ठीक है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इन तीन चीजों को लो और तीनों को लंबवत रखो एक दूसरे से 90 डिग्री। इसको ऐसे फैला दो कि इन दोनों के बीच में कितना डिग्री हो? लगभग 90 डिग्री हो। इन दोनों के बीच में कितना हो? लगभग 90 डिग्री हो। ठीक है, और ये दोनों आपस में कितने हो? तीन के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री शिफ्टेड हो। कितनी हो? 90 अंश का कोण बना रहे हो, लंबवत हो। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन्होंने क्या कहा, जो फर्स्ट फिंगर है उसको सीधा कहाँ पे रख दो? ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ना, इस पे रख दो। तो आपको दो चीजें मिल जाएंगी, एक तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और दूसरा डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो इसके बीच में कोई कंडक्टर है, कोई तार है, ठीक है, ऐसे है। तो इस पे जो करंट जाएगी ना दोस्तों, वो करंट बिल्कुल इस तरीके से जाएगी। कैसे जाएगी? 90 डिग्री, मतलब करंट इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये है। ठीक है, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा। सीधी सी बात ये है कि बल अगर ऊपर की ओर लगेगा, ये और ये तीन चीजें। ठीक है, एफ, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस है, बी। ठीक है, और करंट किधर जाएगी? ये जाएगी। ठीक है, तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे जाएंगे। करना क्या है, आपको दो चीजें याद रखनी है। एक तो एफ बराबर ऐसे लिख सकते हो बी क्रॉस आई। बी क्रॉस आई का मतलब ये एक दूसरे से क्या है? क्रॉस मतलब 90 डिग्री शिफ्टेड है। तो अगर आप इसको ओपन करोगे तो एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा होता है। उसको आप छोड़ दो, वहां तक नहीं जाना आपको। सिर्फ इतना समझ लो कि जो एफ प्रोपोर्शनल होगा वो बी क्रॉस आई के होगा। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइंस है ना, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा एन से एस होती है। इस पे ऐसे उंगली रखो तो बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। करंट कहाँ जाएगी? इस तरीके से सर्कुलेट होकर नीचे की तरफ, मतलब इससे 90 डिग्री शिफ्टेड। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको दो चीजें याद रखना है कि बल और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक मीन्स चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं, चुंबकीय रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय रेखाओं की दिशा और धारा, ये तीनों क्या होंगे? एक दूसरे से 90 डिग्री होंगे। इसको, इस नियम को कहाँ पे लागू किया जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनमें है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ये नियम, ठीक है, मोटर पर वर्क करता है। किस पे काम करता है? मोटर के लिए बना होता है। मीन्स मोटर किस पे काम करती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर
मोटर काम करती है। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड है यूपीआरबीएनएल, यूपीपीसीएल, ठीक है, अदर आईटीआई एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, मोटर बिल्कुल दिमाग में रखना है। दूसरी चीज आप समझ में आ गया होगा भाई, बाएं हाथ को ऐसे फैलाओ कि तीनों उंगली एक दूसरे से 90 डिग्री पे हो, और क्या याद रखना है, बल, ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस, और ये क्या है, करंट। आपको कभी डायग्राम दिखे किधर क्या लगेगा तो आप सीधा ना मैग्नेटिक लाइंस पे ऐसे फर्स्ट फिंगर उठा के रख देना बाएं हाथ का, अगर नियम बोले तो, ठीक है। बाकी चीजें अपने आप पता चल जाएगी, करंट किधर जा रही है, बल किधर जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ के नियम में कुछ खास अंतर नहीं है। यहाँ पे मैं दाएं लिखूंगा, कहानी लगभग वही रहेगी, दिखाता हूं क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कैसा रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। तो ध्यान से देखना, दाहिने हाथ और बाएं हाथ में कुछ भी अंतर नहीं है, नथिंग, दोनों एक ही चीजें हैं, बस समझने का तरीका और थोड़ा सा एप्लीकेशन डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब की बार मैं क्या करूंगा, एन इधर लिखूंगा, एस इधर लिखूंगा। भाई साहब एन इधर लिखा था, एस इधर लिखा था, लाइन एन से एस जा रही थी कि नहीं जा रही थी, बताओ हाँ या ना। अभी क्या है, अभी मैंने उल्टा किया, अभी किधर जाएगी, एन से एस जाएगी, बताओ। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बाएं हाथ पे तो आप ऐसे रख ही नहीं पाओगे, अब आपको दाहिना हाथ यूज करना पड़ेगा और कहानी कुछ ये हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। करना क्या है, एन से एस लाइन ले आना है, इसमें भी कहानी वही है पूरी, ठीक है। ऐसे मैं बना देता हूँ, ये कोई कंडक्टर है जिसमें जो इन दोनों के बीच में एक वायर रखा गया, तार रखा गया, इसमें करंट या फिर कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि करंट किधर फ्लो होगी, ठीक है। तो बस आप क्या करो, मैग्नेटिक लाइंस, ये आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, जिधर से जिधर जा रहे हो उसी हिसाब से ऐसे रख दो, इधर जा रही है, बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, करंट कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। एफ, ठीक है, बी इधर जा ही रहा है, ठीक है, बी क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है, ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक लाइंस है, चुंबकीय रेखाएं हैं, समझ लो ऐसे, ठीक है। और ये क्या है, आपका करंट है, ठीक है, कैसे करंट जा रही है, इधर जा रही है, आई, ठीक है। तो आपको वापस से सेम चीज आ जाएगा, या बराबर बी क्रॉस आई, जो आपको मैंने अभी अभी बताया था। बी क्रॉस आई का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री शिफ्टेड है, एफ आपको निकालना होता है, तो ठीक है। तो ये नियम किसके लिए है, ये नियम आपका जनरेटर के लिए है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जनरेटर फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम पे काम करता है दोस्तों, बाएं हाथ के नियम पे काम करता है, या इन दोनों पे काम करता है। ऑप्शन नंबर 4 इन दोनों पे नहीं, मतलब किसी पे नहीं काम करता। क्या आंसर देने वाले हो, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे, फ्लेमिंग के राइट हैंड लॉ पे दाहिने हाथ के नियम पर जनरेटर काम करता है। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है, ठीक है। फिंगर आपको दाहिने हाथ की फैलानी है, वही तीनों, अंगूठा, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, ऐसे रखना है, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ये अंगूठा, बल, बल अंगूठा क्या कर रहा है, दोनों ही केसेस में जो अंगूठा है वो बल का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, बल, एफ को डिनोट कर रहा है। दोनों ही केसेस में चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, मैंने बोला दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों कुछ नहीं है, ठीक है। जो फर्स्ट फिंगर है जिसको आप तर्जनी उंगली बोलते हो, तर्जनी, वो किसके लिए दिखा रही है, बी को दिखा रही है, ठीक है, चुंबकीय रेखाओं को, चुंबकीय रेखाओं की दिशा को, ठीक है। और जो थर्ड फिंगर है आपकी, ठीक है, थर्ड फिंगर जिसको आप मध्यमा बोलते हो, ठीक है, मध्यमा बोलते हो, ये आपका करंट दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, धारा दिखा रहा है, ठीक है। इतनी सी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इतना हमने क्लियर कर लिया। फ्लेमिंग के लेफ्ट और राइट हैंड रूल में दो चीजें हैं, मोटर लेफ्ट पे काम करती है, जनरेटर राइट पे काम करता है, कहानी दोनों की वही है, उंगली वैसे ही फैलानी है, तीनों उंगली वही रहेंगी, डायरेक्शन ऑफ फील्ड सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो क्या है, फैराडे लॉ, ठीक है। क्या पढ़ना है दोस्तों, फैराडे का नियम। तो फैराडे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है, ठीक है, इन्हीं के योगदान से पूरा जनरेटर से लेके ट्रांसफार्मर से, ठीक है, मोटर तक सारी चीजें चलती हैं, इन्हीं के नियम पे काम करती हैं, ठीक है। और इसीलिए ये इंजीनियरिंग के बादशाह भी कहे जाते हैं, ठीक है, इन्हीं की वजह से इंजीनियरिंग हुई, ठीक है, ये समझो आप, ठीक है। फैराडे लॉ, ठीक है, फैराडे का नियम,
ठीक है, दो नियम दिया, एक फर्स्ट और दूसरा सेकंड। ठीक है, अब ये समझो कि फैराडे ने क्या कहा, फैराडे ने ये कहा कि अगर चुंबकीय फील्ड है, अगर कोई भी चुंबक है, एक इधर N है दूसरा S है, इनके बीच में कोई भी कंडक्टर कोई भी खुला तार डाल दो तो इसमें करंट फ्लो होने लगती है। क्या होने लगती है? धारा फ्लो होने लगती है। ठीक है, क्या बहने लगती है? धारा बहने लगती है, और धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, N से S, ठीक है, N और S के बीच में दो चुंबकीय, मतलब ये क्या है, एक तरीके से चुंबकीय फील्ड है कि नहीं है? ठीक है, चुंबकीय फील्ड है कि नहीं है? ठीक है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ना भाई, इसके अंदर लाइंस हैं, ये लाइन है, आपको दिखती हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिखती हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं ये। ठीक है, लेकिन हम शो कर देते हैं यहाँ पे कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा। इन दोनों के बीच में जो फील्ड है, अब ये है क्या चीज, मान लो ये एक चुंबक है बड़ा सा, ये दूसरा चुंबक है। ठीक है, चुंबक में हमने बताया था क्या होता है, दो पोल होता है, एक N और दूसरा S। इसका N और दूसरे चुंबक का S एक दूसरे के सामने रखेंगे तो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? पिछली क्लास में आपको बताया था, खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? जोर से बताओ, देख के बोलना आपको। ठीक है, खींचने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, करेंगे। लेकिन जब ये खींच लेंगे तो कहानी खत्म। इनको कुछ ऐसे करो कि यहाँ एक फिक्स कर दो, इनको फिक्स कर दो, बांध दो। ठीक है, इनसे ज्यादा स्ट्रेंथ लगाकर इनको बांध दो। ठीक है, बांध के रख दोगे तो ये इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश तो करेंगे ही ना खींचने की। अब जब ये कोशिश करेंगे तो इनके बीच में क्या है, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस हैं जो एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही हैं। इनके बीच में आप क्या कर दो, एक तार डाल दो, खुला तार डाल दो। ठीक है, और उसको एक बैटरी से कनेक्टेड कर दो, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, इतना सा काम करना है आपको, यहाँ बैटरी से कनेक्टेड कर देना है। तो देखोगे आप कि यहाँ पे धारा बहने लगी, जैसे क्लोज्ड पाथ हुआ धारा बहने लगी, और जो धारा बह रही है यहाँ आके EMF स्टोर होने चालू हो गया, EMF बनना चालू हो गया, बल बनना चालू हो गया। और इन्हीं लाइंस को क्या बोला जाता है? फ्लक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में ही इसको फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लक्स। और फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है दोस्तों? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब पूरी कहानी कहीं ना कहीं चली जाती है फ्लक्स पे। फ्लक्स एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, एक चुंबकीय क्षेत्र की जो लाइंस होती हैं उन्हीं को फ्लक्स बोला जाता है। पिछली क्लास में हमने बताया भी था इसके बारे में। ठीक है, जो लाइंस होती हैं N से S जाती हैं, और हमने कहा अगर खुला तार इसके अंदर डाल दो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसमें EMF करंट फ्लो होने लगती है, धारा बहने लगती है, और यहाँ पे EMF आ जाता है। EMF इज नथिंग बट इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सॉरी, क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। इसका जो मात्रक होता है वो भी आप ध्यान में रखना, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है इसका मात्रक? वोल्ट। मतलब एक तरीके का ये क्या है? वोल्टेज है। एक तरीके का क्या है? ये वोल्टेज है। मतलब ये है कि मैग्नेट से, हमने क्या बताया कि मैग्नेट रखा, खुला तार रखा, लेकिन देखो वोल्टेज मिलने लगा, इलेक्ट्रिक चीज मिलने लगी, चुंबक से विद्युत बनी। क्या बनी? चुंबक से विद्युत बनी। और कैसे बनी? फैराडे के नियम से बनी। इन्होंने बताया कि दो चुंबकीय जिनकी पोलैरिटी अलग अलग है, एक N और S के बीच में जब रखोगे कोई तार तो इस पे एक चुंबकीय फील्ड आ जाएगी, और यही चुंबकीय जो फ्लक्स होगा जब इसको कट करेगा, अब मेन पॉइंट है, जब भाई जा रहा है ना ये आराम से, इसके बीच में तार लगा दोगे तो इसको बाधा मिलेगी कि नहीं? रास्ते रोकेगा कि नहीं रोकेगा तार की? नहीं साहब, इधर से नहीं जाने का, तो फिर ये बोलेगा नहीं जाने का, और जाने का नहीं जाने का बीच में टकराव हुआ, और टक्कर से क्या बनी? करंट बनी, कहानी खत्म। ठीक है, टक्कर से क्या बनी? करंट बनी, और करंट बहने लगी। वही तो हमें चाहिए था, मिल गया। ठीक है, तो फैराडे का पहला नियम कहता है कि चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड EMF इन द सर्किट। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो नियम है कहता है कि, पहले में कहता है कि ये विद्युत वाहक बल बनेगा कैसे। इन्होंने कहा कि जो फ्लक्स परिवर्तन होगा, फ्लक्स परिवर्तन जो होगा वही क्या होगा? EMF होगा। ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। यह EMF के अनुक्रमानुपाती होगा। मीन्स विद्युत वाहक बल क्या है? विद्युत वाहक बल किसके प्रोपोर्शनल होगा? चेंज इन द फ्लक्स के। मीन्स फ्लक्स परिवर्तन को ही क्या कहते हैं?
ईएमएफ कहते हैं, या फ्लक्स परिवर्तन ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती होता है। ये लिख लो आप, फ्लक्स परिवर्तन विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये पहला नियम था। क्या था? फर्स्ट लॉ। ठीक है, प्रथम नियम। ठीक है, तो फैराडे का प्रथम नियम था कि द चेंज इन द फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दैट सर्किट। राइट, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दैट सर्किट। ठीक है, अब यहां पे देखो, मान लो फ्लक्स, पहले फ्लक्स क्या रहा था? φ1 रहा था, पहले φ1 रहा था। टक्कर के बाद क्या हो गया? φ2 हो गया। परिवर्तन कितने का हुआ भाई? दोनों का अंतर कितना हो गया? φ2 माइनस φ1, यही हुआ। बताओ हाँ या नहीं? ठीक है, इसी को मैं क्या लिख लूं? डेल्टा फाई लिख लूं। डेल्टा का मतलब ही अंतर होता है, तो इस चीज को जब आप ओपन करोगे तो इसका मतलब ये दो चीजों का अंतर। ठीक है, दो फ्लक्स का। और ये जो डेल्टा फाई है, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? ईएमएफ है। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। क्या है ये? यहाँ पे है। किसके प्रोपोर्शनल है? यहाँ पे जो लाइंस आ रही है ना, जो टक्कर खा रही हैं, जो टक्कर कर रही हैं, उसी के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन हुआ, यहाँ टक्कर के बाद ज्यादा परिवर्तन हुआ तो ईएमएफ ज्यादा होगा, और फ्लक्स का परिवर्तन कम हुआ तो ईएमएफ कम हुआ। ये बात किसमें कही गई? ये बात कही गई फैराडे के द्वितीय लॉ में, दूसरे नियम में। क्या कहा गया? कहा यह गया कि भाई साहब, ईएमएफ तो पैदा कर दिया आपने, ठीक है, ईएमएफ तो बन गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि कितना ईएमएफ होगा? ठीक है, हमें इतना वोल्टेज चाहिए तो हमें कितना फ्लक्स में परिवर्तन चाहिए? तो ये बात इन्होंने सेकंड में कही। इन्होंने कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। ठीक है, जो ईएमएफ होगा ना, जो विद्युत वाहक बल होगा, वो फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अब की बार परिवर्तन ही था ना इसमें, उसमें क्या करना है? सिर्फ फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती हो जाती है। रूल नंबर सेकंड है। तो आपको इतना नोट करना है, इतना समझना है दोस्तों। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आती है ना, तो तुरंत तो आप वहां पे क्या दो? कमेंट, और नेक्स्ट क्लास में मैं उसको वापस से करा दूंगा। ठीक है, वापस से उसको एक बार और समझा दूंगा। तो आई होप आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया है कि आपको समझ में आ जाए। उतनी चीज आपको बताई है जितनी आपकी काम की है। ठीक है, पढ़ाने को तो बहुत लंबा है ये टॉपिक। ठीक है, बहुत समय तक आराम से खींचा जा सकता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? पहले नियम में ध्यान यही रखना है कि फ्लक्स परिवर्तन विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती। दूसरे में आपको ये ध्यान रखना है, फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों। ठीक है, बस इतनी सी बात समझनी है। तो आपका पहला नियम तो इतना आपको लिखना ही है, इतना समझना है। लिखना कम, समझना ज़्यादा है। मेरा यही पॉइंट होता है हमेशा कि दिमाग में ज़्यादातर जानी चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सर्किट, सेम सर्किट के लिए दूसरा, पहले लॉ में ये बताया कि कैसे होगा ईएमएफ। पहले लॉ में यही बताया ना कि कैसे होगा ईएमएफ, बनेगा कैसे? इन्होंने कहा फ्लक्स का परिवर्तन करा दो। दूसरे नियम में ये क्वेश्चन आ गया कि अब कितना होगा, कितना ईएमएफ होगा, कितना बल होगा, विद्युत वाहक बल कितना होगा कितने फ्लक्स परिवर्तन पर। तो यही बात उन्होंने सेकंड में कही कि जितना ज्यादा फ्लक्स में परिवर्तन उतना ज्यादा विद्युत वाहक बल, जितना कम फ्लक्स में परिवर्तन उतना ही कम विद्युत वाहक बल। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो सेकंड लॉ आप लिखो जल्दी से यहाँ पे। सॉरी, सेकंड लॉ आपको लिखना है, फैराडे सेकंड लॉ। द्वितीय नियम। दूसरे नियम में क्या बताया गया? दूसरे नियम में ये बताया गया, मैं बता ही चुका हूं आपको कि हाउ मच अमाउंट, कितना बनेगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिखा कि फ्लक्स परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल
के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, मतलब सीधा सीधा, हाँ, जो बढ़ेगा तो फिर बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। कभी व्युत्क्रमानुपाती वर्ड मिले तो फिर उल्टा, मतलब बढ़ेगा तो घटेगा और घटेगा तो बढ़ेगा। क्या, फ्लक्स परिवर्तन जब बढ़ेगा तो इसका मतलब विद्युत वाहक बल भी बढ़ेगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है, विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अंग्रेजी में अगर इसे लिखना है तो आप लिख सकते हो कि EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आप ये क्या समझोगे कि जो EMF होगा प्रोपोर्शनल होगा, यहीं पे कह रहा है विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती है किसके, फ्लक्स परिवर्तन की दर के। पर इससे पहले क्या था, फ्लक्स परिवर्तन की, तो वहां पे क्या लिखा था, डेल्टा फाई हमने लिखा था। क्या लिखा था, डेल्टा फाई। वो पहला नियम ये शो कर रहा है, लेकिन दूसरे नियम में यहीं पे दर बोले तो टाइम से डिवाइड भी करना है। ठीक है, दर बोले तो टाइम से डिवाइड भी करना है, ये हो गया इनका दूसरा नियम। मीन्स इसी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो यहाँ पे ये मैं बराबर डेल्टा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फाई टू माइनस फाई वन। इसी चीज को हम डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। बताओ हाँ या ना, इतनी बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल ही रहेगा अभी। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाते हो दोस्तों तो क्या लगाते हो यहाँ पे मैं उस चीज को ये समझ के रखना, आपको सिर्फ यहीं पे कर देता हूँ मैं। EMF आप क्या लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो एक कांस्टेंट K लगाते हो, यहाँ पे लिखोगे डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ठीक है, क्या लिखोगे, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। और यहाँ पे मैं K ना लिख के कांस्टेंट का नाम क्या लिख देता हूँ, N लिख देता हूँ। अब ये आ गया एक नई चीज। ठीक है, N क्या है, ठीक है, व्हाट इज द N। तो N ये है कि जो अभी अभी हमने डायग्राम बनाया था N से S, इसके बीच में जो हमने ऐसे ऐसे घुमाया था, फेरों की संख्या शो कर रहा है। क्या कर रहा है, फेरों की संख्या, हाउ मच या हाउ नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, कितनी बार यहाँ पे टर्न हुआ है ये चीज। तो एक टर्न का मतलब यहाँ से चालू करो, ऐसे जाओ, फिर यहाँ पे आ जाओ, ये क्या हो गया, एक टर्न। तो यहाँ पे देखो आप कितना हुआ, एक दो, कितने टर्न है यहाँ पे, ऐसे गिन लो, एक दो। ठीक है, तो टर्न यहाँ पे N की वैल्यू शो करेगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा घुमाओगे ना, जितना ज्यादा घुमाओगे टर्न, उतना ज्यादा ये रास्ता रोकेगा फ्लक्स का, ज्यादा रास्ता रोकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि EMF भी ज्यादा होगा, विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब ये हुआ कि N का रोल भी है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, EMF बराबर N डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, फैराडे का द्वितीय नियम है। इसी नियम को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं N। ठीक है, EMF बराबर ये भी लिखा जा सकता है, EMF बराबर N डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, ये हो गया आपका फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहले में EMF कैसे होता है ये बताया, दूसरे में कितना होगा, ठीक है, वो बताया। तो दर का मतलब समय के साथ में, कि एक सेकंड में अगर 5 मतलब जैसे मान लो फाई टू की वैल्यू क्या है, 5 वेबर है, और फाई वन की वैल्यू क्या है, 3 वेबर है। ठीक है, या फिर ऐसे 7 वेबर है, कुछ भी है, तो इन दोनों का अंतर क्या हुआ, 2 हुआ, तो यहाँ पे 2 हो गया। अब इनका अंतर और ज्यादा होगा तो यहाँ पे और ज्यादा आएगा तो ये में ज्यादा होगा, मतलब ये है। और यहाँ पे टाइम के साथ में भी है, हाँ, कि हाँ 1 सेकंड में ही होना चाहिए, 2 सेकंड में ही होना चाहिए, मतलब एक तरीके से कितने समय में कितना ज्यादा हो रहा है, कम समय में ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब वोल्टेज ज्यादा बनेगा। ज्यादा समय में अगर हो रहा है तो फिर वो कम बनेगा। इतनी बात आपको, मतलब समय का भी रोल है, फ्लक्स परिवर्तन जितना कम ज्यादा होगा उतना ही वोल्टेज भी कम ज्यादा होगा, यही बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपको समझ में आ गया होगा। फैराडे के नियम पे ही दोस्तों, ठीक है, इसी नियम पे मोटर और जनरेटर भी काम करते हैं। ठीक है, इसी नियम पे फैराडे के मोटर और जनरेटर काम करते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि किस प्रिंसिपल पर काम करती है जनरेटर या फिर मोटर, तो आप बताओगे फैराडे के नियम पर। किसके नियम पर, फैराडे के नियम पर, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल के लिए। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रीशियन आप समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रीशियन के लिए समझ लो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ये क्रीम टॉपिक है। अगर ये नहीं आता तो फिर इलेक्ट्रीशियन में आप समझो कुछ नहीं आता आपको। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फैराडे का लॉ नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लेना है, बट हमने कोशिश की है कि आपको कुछ ऐसा ना हो कि ना समझ में आए, सारा समझ में आ जाएगा, गारंटी है इसका। ठीक है, अगला है आपका लेंज का नियम।
लेंज का नियम, ठीक है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक। लेंज का नियम ये कहता है कि जो ईएमएफ है ना, जो यहाँ पे बन रहा था, ऐसे डायग्राम अभी हमने बनाया था ना, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे हमने बैटरी लगा के कहा था ये क्या है, ईएमएफ है, इसमें चार्ज स्टोर होने चालू हो जाएगा, मतलब इसमें बैटरी का वोल्टेज बढ़ने लगेगा जैसे ये काम हुआ तो यहाँ पे करंट बहने लगेगी, ठीक है। यही बात तो हमने बताई कि ये एन से एस है, ऐसे मैग्नेटिक लाइन है, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें बताया कि जो ईएमएफ बनता है वो अपने ही पैदा होने का विरोध करता है, ठीक है। जो ईएमएफ होता है, जो यहाँ पे बनता है, वो खुद के पैदा होने का विरोध करता है कि नहीं, हमें नहीं पैदा होना, ठीक है। फिर भी ये क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। मीन्स ईएमएफ अपोजेस टू काज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट। क्या लिख सकते हो इसको, ईएमएफ अपोजेस टू काज ऑफ, ठीक है। जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल अपने ही पैदा होने का विरोध करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आप चाहो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के सर्च कर सकते हो कि हाउ मेनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया। हिंदी में लिखना है तो ईएमएफ, हाँ लिख तो दिया मैंने, विद्युत वाहक बल अपने ही पैदा होने का विरोध करता है। अब इसको कैसे समझते हैं, तो अभी हमने बताया था जो ईएमएफ था, ये लगभग ईएमएफ किसके बराबर कर दिया था, एन डी फाई बाई डी टी के। लेकिन लेंज साहब आए और उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या कर दो, माइनस लगा दो, बस इतनी सी बात इन्होंने बताई कि जो फैराडे ने रूल दिया बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दो आप, दूसरे नियम में जो फॉर्मूला निकाला ईएमएफ का, जो फॉर्मूला था एन डी फाई बाई डी टी, या इसी को हमने क्या बोला था, एन, यहाँ पे डेल लिखो आप, ठीक है, डेल लिखो ज़्यादा बेहतर होगा, डेल फाई बाई डेल टी। तो इसमें क्या कर दो, माइनस लगा दो। माइनस क्यों लगाओ, माइनस का मतलब ये नहीं है कि 5 की जगह -5, माइनस इसलिए है कि ये अपने ही पैदा होने का विरोध कर रहा है, बस इतना सा ये शो कर रहा है, ठीक है। मीन्स अपोज के लिए, इसके लिए माइनस है। कभी आप माइनस मत लिख देना वोल्टेज को कि नहीं नहीं इससे हुआ तो -5 वोल्ट, बिल्कुल नहीं, 5 वोल्ट ही होगा उसका मैग्नीट्यूड। बस उसमें क्या होगा, ये जो माइनस होगा ये बताएगा कि ये जो पैदा हुआ है वोल्टेज, ये अपने ही पैदा होने का विरोध कर रहा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना समझते हैं। हमने 4 टॉपिक लिखे थे, 4 के चारों इजीली अच्छे से कवर करा दिए हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ाया, फ्लेमिंग का लेफ्ट, फ्लेमिंग का राइट, फैराडे फर्स्ट, फैराडे सेकंड लॉ, और लास्ट वन लेंज लॉ। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए। यहाँ से गारंटी है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यूपीपीसीएल या फिर यूपीआरवी जनरल या फिर आईटीआई ट्रेड थ्योरी का आप एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, या फिर कोई अदर एग्जाम जो कि आईटीआई से रिलेटेड हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए। यहाँ से 100% गारंटी है आपसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप अच्छे से इसको समझ गए हो तो आप आराम से क्वेश्चंस को हैंडल कर लोगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।